हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड लगभग सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हो गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 log y बेस x log z बेस x log x बेस बाई 1 log z बेस y log x बेस z log y बेस z और 1 इज इक्वल टू। तो हमें एक्स वाई और जेड का कह रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 0, सेकेंड, थर्ड, और थर्ड ऑप्शन log x y z, फोर्थ एंड और टी नॉट नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन IIT 93, UPSE 80 2002 और DSE 2006, तो ये इतने इंजीनियरिंग एग्जाम में आया हुआ है। अब टीचिंग एग्जाम देखो, राजस्थान TGT 2015, जिसे हम क्या कहते हैं, RPSC सेकेंड ग्रेड एग्जाम। तो RPSC सेकेंड ग्रेड एग्जाम में भी आया हुआ है 2015 में, और यूपी PCS प्री एग्जाम में भी आया हुआ है, और इसके अलावा और दूसरे एग्जाम्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस डिटर्मिनेंट को हमने डेल्टा कह दिया, ठीक है। अब 1 है, देखो यहाँ पर पहली रो को देख करके हमें पता चला है बेस में x है, तो क्यों ना और हम जानते हैं log m होता है, और अगर बेस में n है तो इसे हम log m अपॉन log n लिखते हैं। तो मतलब हर जगह जो डिनोमिनेटर है अपॉन में log x आएगा, तो इसको भी हम अपॉन में log x करें, लेकिन ये 1 है तो क्या करेंगे, log x अपॉन log x कर देंगे। तो पहली रो को हम कैसे लिख सकते हैं, log x अपॉन log x, तो जो कि 1 देगा। फिर दूसरा log y बेस x log y अपॉन log x होगा, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला log m बेस n log m अपॉन log n होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log y अपॉन log x। इसी तरह से log z अपॉन log x। अब दूसरी रो में देखो, बेस में y है तो ये कुछ भी होगा log x अपॉन log y, तो log x अपॉन log y। दूसरा ये log z अपॉन log y, यहाँ 1 है तो इसको हम log y अपॉन log y कर सकते हैं। तीसरी रो में बेस में z दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log x अपॉन log z, और log y अपॉन log z। 1 है, इसको log z अपॉन log z करेंगे। अब यहाँ देखो 1 अपॉन log x, इसमें पहली रो में सब जगह 1 अपॉन log x कॉमन है, तो हमने 1 अपॉन log x कॉमन ले लिया। दूसरी रो में 1 अपॉन log y कॉमन है, तो यहाँ से हमने 1 अपॉन log y भी कॉमन ले लिया। फिर तीसरी रो में 1 अपॉन log z कॉमन है, तो यहाँ से हमने 1 अपॉन log z भी ले लिया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने कॉमन ली। कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, ऊपर जो है सिर्फ वही बचेंगे ना, log x log y log z, log x log y log z। अपॉन वाला कॉमन था। अब दूसरी रो में log x log y log z, log x log y log z। तीसरी रो में log x log y log z, log x log y log z, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला कॉलम देखो log x log x log x, तो सब जगह log x कॉमन है, तो यहाँ से log x कॉमन ले लो, ठीक है। log x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 1 1। दूसरे कॉलम में log y सब जगह कॉमन है ना, तो यहाँ से log y कॉमन ले लो, log y कॉमन लिया, तो यहाँ भी 1 1 1 बचा। तीसरे कॉलम में log z कॉमन ले लो, नहीं मन चाह रहा है तो डायरेक्ट 0 कर दो, क्योंकि दो कॉलम एक जैसे मिल गए। यहाँ से log z कॉमन लिया आपने, तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 1। तो एक ऐसा डिटर्मिनेंट मिल गया जिसके अंदर सारे कॉलम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, या फिर ये कह सकते हैं सारी रो आइडेंटिकल है। और हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से जानते हैं, किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उसकी वैल्यू 0। इसे सॉल्व कर दो, कुछ भी आ रहा है एक्स वाई जेड, ये यहाँ तो 0 आएगा, तो समथिंग अपॉन 0 0 ही हो जाएगा, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ दिस ब्रैकेट डॉट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है y का, इसमें x 1 जोड़ रखा है, इसमें ये ऐसे ही तीनों में z का है, लास्ट वाले में 1 जोड़ रखा है। मीन्स हमें ये जो ब्रैकेट दे रखे हैं ये कह रहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट डिनोट कर रहे हैं। तो अगर इसके अंदर x है तो ये x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा, इसके अंदर y है तो ये y का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा, और अगर z है तो ये z का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा। इन्हें कंडीशन और दे रखी है, कह रहा है कि जो x है वो -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है,
और जो y है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और जो z है वो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ाया था चैप्टर सेकंड फंक्शन, क्योंकि उससे पहले सेट और रिलेशन करवाया था, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है। नाम तो ऐसे क्या होता है, ग्रेटेस्ट, लेकिन क्या करता है ये वैल्यू को कम करता है। ठीक है, ये वैल्यू को कम करता है। तो यहाँ जब x -1 और 0 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू माइनस नेगेटिव होगी ना, तो -1 की ओर होगी। और जब 0 और 1 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू इस साइड को आती है, 0 की ओर होगी। और 1 से 2 के बीच में फिर इस साइड को आएगी, लेफ्ट साइड में, तो 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब हमें पता चल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट x और y z क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट x, इसकी जगह -1 रख देंगे, तो -1 और +1 0 मिलेगा, फिर -1, फिर दूसरे की जगह फिर -1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट इसकी जगह y, तो इसकी जगह 0, तो 0 और +1 1 हो गया, और 0 ये ऐसे ही। और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ z क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 1, तो 1 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल डिटर्मिनेंट होगा, इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे अच्छी बात ये है, इसमें यहाँ 0 यहाँ 0, इसकी इस रो के थर्ड 1 इस एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो 0 -1 तो 1 × 1 +1 हो जाएगा। अब 1 आ गया हमारा आंसर। लेकिन इसने ऑप्शन में क्या लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ z और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ z + 1। तो इस 1 को हमने क्या लिखा था, देखो यहाँ z, तो 1 क्या है असल में, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ z है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। ये क्वेश्चन राजस्थान TGT 2013 में आया है, मतलब RPSC सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2013 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ डेल्टा r इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x y z 2 की पावर r, 2 × 3 की पावर r, 3 × 4 की पावर r, 2 × 2 की पावर n - 1, 3 × 3 की पावर n - 1, 4 × 4 की पावर n - 1, then sigma r इक्वल टू 1 to n delta r is equal to, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन x + y + z, थर्ड ऑप्शन 2 की पावर n + 3 की पावर n + 4 की पावर n, फोर्थ ऑप्शन नॉट नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन MNR 96 इंजीनियरिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो हमें डेल्टा आर के रूप में एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, फिर ये कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो सिग्मा की फॉर्म में r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। तो हम सीधे जो डेल्टा आर है यहीं पर सिग्मा लगा देते हैं। तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड तो ऐसे रहेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सिग्मा आर में आर वाले जो टर्म्स होंगे उनमें लगाने हैं 1 से लेकर के n तक। तो यहाँ एक्स वाई जेड में आर वाला टर्म नहीं है, तो एक्स वाई जेड ऐसे ही। अब यहाँ 2 की पावर आर है तो इसमें सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा 2 की पावर आर, और यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या है, आर 1 से लेकर के n तक जा रहा है। यहाँ 2 × 3 की पावर आर है तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और सिग्मा लगेगा 3 की पावर आर में, जहां पर आर 1 से लेकर के n तक जाएगा। 3 × 4 की पावर आर है तो 3 ऐसे ही, सिग्मा लगेगा 4 की पावर आर में और आर 1 से लेकर के n तक। अब यहाँ पर 2 × 2 की पावर n - 1, इसमें तो कोई आर का टर्म नहीं है तो सिग्मा आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो 3 × 3 की पावर n - 1, यहाँ भी आर नहीं है तो सिग्मा यहाँ भी नहीं आएगा। 4 × 4 की पावर n - 1, यहाँ भी सिग्मा नहीं है तो यहाँ भी आर नहीं आएगा। अब देखो हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है पहले, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये दो चीजें तो ऐसी रहेंगी इंडिपेंडेंट ऑफ आर। जो आर पर डिपेंडेंट है तो पहले उसकी सिग्मा में वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे इसमें। देखो क्या होगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 2 की पावर r, इस 2 की पावर r की वैल्यू, तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n, क्यों, सिग्मा का मतलब होता है सम। तो यहाँ पर सम जो हो जाएगा 1 पावर से लेकर के n तक हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू 2 की पावर n, ये एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही है, इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट जीपी है जहां पर n टर्म्स हैं टोटल। इस जीपी का फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2 है, और कॉमन रेशियो r इक्वल टू 2 है जो कि 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर Sn वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n to 1 - r की पावर n, जब 1 बड़ा होता है, यहाँ 1 तो बड़ा नहीं है, r बड़ा है, तो r की पावर n - 1 अपन r - 1, तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर a की जगह 2, r की पावर n, r की जगह भी 2 है, 2 की पावर n - 1 अपन 2 - 1, 2 - 1 असल में क्या होता है 1 ही होता है। अब ठीक है, इसे रहने दो।
अब हमारा काम है इसे सॉल्व करना। 2 इसे बाहर ऐसे रहने दो, इसे सॉल्व करते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n 3 की पावर r तक, तो 3 की पावर r, तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 अप टू 3 की पावर n तक जाएगा। ये भी एक जीपी है, फाइनाइट जीपी है, जिसमें टोटल n टर्म्स है और फर्स्ट टर्म यहाँ पर a क्या है 3 और कॉमन रेशियो r भी 3 है। तो यहाँ एस एन क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, तो ये ऐसे आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। इसी तरह से सिग्मा, इस वाले को सॉल्व करेंगे, 3 तो कांस्टेंट है इसे ऐसे रहने दिया, इस वाले को सॉल्व करेंगे। सिग्मा 4 की पावर r, ये इतना आ रहा था, तो यहाँ पर ये भी एक जीपी बन रही है, फाइनाइट जीपी है, जिसमें टोटल n टर्म्स है और फर्स्ट टर्म क्या है 4 और कॉमन रेशियो r कितना है, ये भी 4 है, जो कि 1 से बड़ा है। तो एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1, तो r की जगह 4 है ना, तो 4 में से गया 3, तो ये 3 हो गया। अब हमने इन सब की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। हमारा काम है इन वैल्यू को यहाँ रखना, तो यहाँ वैल्यू रख दो इन दो को, ये वाले फर्स्ट और थर्ड रो तो ऐसे रहेगी, हमें वैल्यू रखनी है यहाँ पर इनकी जगह पर। नेक्स्ट स्टेप में आप इक्वल करके x y z और 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 और 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 1 करना और यहाँ पर वैल्यू रखना। मैं यहीं रख देता हूँ। देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट अपॉन में अब 1 था, उसे 1 को हटा दिया, क्या मिलेगा 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इसकी जगह पर हम वैल्यू रखेंगे, तो हमने तो ये जो सॉल्व किया है उसकी जगह पर रखेंगे, 2 तो ऐसे ही रहेगा, तो 2 इंटू इसकी जगह पर क्या आ रहा है 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, इस 2 से ये कैंसिल, ठीक है, हटा ही तो ये सब कैंसिल हो गया। तो अब इसकी जगह पर वैल्यू रखोगे, 3 तो ऐसे ही है, ये आएगा 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3, इस 3 से ये कैंसिल, फिर ये हटाओ 3। अब देखो ये डिटर्मिनेंट है, इसमें एक्स वाई जेड तो ऐसे ही है। सेकेंड और थर्ड रो को ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 1, 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 1। इसका मतलब R2 और R3, ये जो दो रो हैं ये कैसे रो हैं आइडेंटिकल। और हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट हो, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसकी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If for a fixed integer n delta equal to determinant of n factorial, n plus 1 factorial, n plus 2 factorial, n plus 1 factorial, n plus 2 factorial, n plus 3 factorial, n plus 2 factorial, n plus 3 factorial, n plus 4 factorial, then delta upon n factorial का whole cube minus 4 is divisible by first option n plus 1, second n, third n plus 2, fourth not none of these। तो ये क्वेश्चन IIT 92 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें n फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हम जानते हैं n फैक्टोरियल असल में क्या होता है, n इससे एक कम, n माइनस 1, चाहो तो यहीं छोड़ दो तो यही फैक्टोरियल लग जाएगा, या फिर n माइनस 1 इससे एक कम, फिर अब यहाँ एक आगे छोड़ रहे हैं तो यहाँ फैक्टोरियल लग जाएगा। अगर फैक्टोरियल पर नहीं छोड़ना है, लास्ट तक करते जाना है, तो क्या आएगा n माइनस 1 अप टू करके 3 2 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n फैक्टोरियल क्या होता है 1 2 3 n का है, फर्स्ट है नेचुरल नंबर और बीच में कौन सा साइन लगा है प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का। तो n फैक्टोरियल क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। n फैक्टोरियल होता है असल में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, तो उसमें n फैक्टोरियल और इसकी प्रॉपर्टीज इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप याद रखना n फैक्टोरियल, बस इसको क्या करते हैं एक कम करते हुए लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल है, इसे तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो ये n प्लस 1 पहले तो ऐसे ही आएगा, फिर इससे एक कम करेंगे तो n बचेगा, तो क्योंकि n प्लस 1 में से एक कम करेंगे तो माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल होकर के सिर्फ n बचेगा, तो यहाँ n फैक्टोरियल लगा दिया। हम सबको n फैक्टोरियल के टर्म्स में ही लिखेंगे, तो यहाँ पे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल हो गया, ये n प्लस 2 फिर एक कम और क्या n प्लस 1 फिर एक कम और क्या n फैक्टोरियल।
फिर n+1 को n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, n+2 को n+2 n+1 एन फैक्टोरियल, n+3 n+3 n+2 n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल, n+2 n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, n+3 फैक्टोरियल को लिखेंगे n+3 n+2 n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, n+4 फैक्टोरियल को n+4, फिर उससे एक कम किया n+3, फिर एक और कम किया n+2, फिर एक और कम किया n+1, फिर एक और कम किया n फैक्टोरियल हो गया। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिया एक n फैक्टोरियल। इसी तरह से सेकंड कॉलम में भी n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल है, यहाँ से भी कॉमन ले लो तो पावर 2 हो जाएगी। थर्ड कॉलम में भी सब जगह n फैक्टोरियल है तो इसकी पावर 3 हो गई, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन आया तो यहाँ पे बचा क्या असल में 1 n+1 और n+2 इंटू n+1। ठीक है, अब हमने यहाँ से n फैक्टोरियल तो कॉमन ले रखा है। अब इनमें देखो और क्या कॉमन बच रहा है, n+1 दिख रहा है दोनों जगह से, तीनों इस कॉलम में सब जगह n+1 कॉमन है तो n+1 हमने कॉमन ले लिया। तो n+1 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 हो गया, यहाँ n+2 बचा और नीचे n+3 n+2 बचा। अब यहाँ पर थर्ड कॉलम में n फैक्टोरियल तो पहले से ही कॉमन ले लिया था, तो यहाँ क्या बचा है n+1 और n+2। अब हम देखते हैं n+1 और n+2 सब में ही दिख रहा है, n+1 n+2 n+1 n+2, तो हमने इस कॉलम से n+1 और n+2 कॉमन लिया। तो यहाँ पे पहले n+1 था, n+1 और n+2 यहाँ से कॉमन लेकर के उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो n+1 का स्क्वायर n+2 ऐसे ही। अब यहाँ से सारी चीजें कॉमन आ गई तो क्या बचा 1, और यहाँ n+3 बचा, और यहाँ पर n+4 n+3 बचा। ठीक है, अब क्या करो n+2 n+3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा n² प्लस 2 और 1 3n+2, तो इसकी जगह पर ये लिख देना। ठीक है, थर्ड कॉलम में अब n+3 n+2 को मल्टीप्लाई कर दो, n² 3 और 2 5n प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया। थर्ड फिर क्या करोगे n² 4 4 और 3 7n प्लस 4 दिया 12। ठीक है, आप इक्वल करके नेक्स्ट स्टेप में तब लिखना, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब क्या करें, अब क्या करेंगे हम n+2 है, C2 कॉलम है ये, इसमें से C1 माइनस कर दो, फिर C3 में से C2 माइनस कर दो। नेक्स्ट देखो, तो उसे सॉल्व करके ये आ रहा था n² + 3n+2 n² + 5n+6 n² + 7+12, तो इस बाहर से ये सब रखा हुआ था। अब क्या करेंगे, n फैक्टोरियल का होल क्यूब है, इसे लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दो, तो डेल अपॉन n फैक्टोरियल का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर n+2। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही रहने दो 1 n+1 n² + 3n+2। दूसरे कॉलम में ऑपरेशन लगा दो, दूसरे में से पहला माइनस कर दो, C2 टेंडिंग टू C2 - C1, तो 1 - 1 0, n+2 में से n+1 माइनस करोगे तो n से n कैंसिल, 2 में से 1 गया 1, n² से n² यहाँ कैंसिल, 5 में से 3 गया 2 2n, और ये 6 में से 2 गया 4। इसी तरह से फिर C3 में ऑपरेशन लगा दो, C3 टेंडिंग टू C3 - C2, तो 1 - 1 0, 3 n से n कैंसिल, 3 में से 2 गया 1, यहाँ n² से n² कैंसिल, 7 में से 5 गया 2, तो 2n आया, क्योंकि 7n है ना, 7n में से 5n गया 2n हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6। अब क्या है, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो सीधे यहाँ से, फर्स्ट इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, क्या मिलेगा 2n + 6 और माइनस करके 2n + 4, 2n से 2n कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया 2 इतना आ गया। अब ये लेकिन असल में हमें क्या चाहिए था, इसके साथ जो है इन्होंने -4 भी कह रखा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, क्वेश्चन में ऐसा पूछ रखा है इसने। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 तो ऐसे रहने दो, n+1 का होल स्क्वायर खोल दिया, n² + 2n + 1 और n+2 ऐसे ही। अब n+2 से इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर, n+2 से ये जो स्क्वायर खोला है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है। तो इस नंबर में हमें क्या चाहिए, हमें 4 अलग से चाहिए था ना, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। बाकी इनको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, n³ और 2n² है, ये 2n² कितना हो जाएगा 4n², और n और प्लस 4n 5n हो गया, इनको एक साथ लिख दिया, 4 इधर लिख दिया। अब हमारे पास 4n आ गया, और पहले से ये है रखा हुआ डेल अपॉन n फैक्टोरियल का होल क्यूब, 4 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो -4 आ जाएगा, तो डेल अपॉन n फैक्टोरियल का होल क्यूब -4, दिस इज इक्वल टू 2n, क्योंकि ये देखो यहाँ पे n³ + 4n² + 5n है ना, 4 तो दूसरी जगह चला गया। अब यहाँ पर n सब जगह कॉमन दिख रहा है हमें, तो n कॉमन ले लिया हमने, तो 2n n² + 4n + 5 हो गया। अब ये पूछ रहा था ये वाला जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है,
2 से भी डिविजिबल है, इतने बड़े एक्सप्रेशन से भी डिविजिबल है और n से भी डिविजिबल है। तो ऑप्शन में ना तो 2 है ना ही ये वाला एक्सप्रेशन है, n दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग दिस नंबर इज डिविजिबल बाय n, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिविजिबिलिटी की बात पूछ रहा था ना, तो ये 2 से भी, n से भी और इस नंबर से भी डिविजिबल है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग n सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस के वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के आर फर्स्ट ऑप्शन -1,2, सेकंड ऑप्शन 1,2, थर्ड ऑप्शन 0,1 और फोर्थ ऑप्शन -1,1। तो ये क्वेश्चन IIT स्क्रीनिंग एग्जाम में आया हुआ है 2000 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है इसके लिए एटलीस्ट वन नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं क्रैमर रूल की हेल्प से, क्रैमर्स रूल में हमने क्या देखा था कि अगर डिटर्मिनेंट d इक्वल टू 0 आ जा रहा है तब क्या होता था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और d 0 नहीं है तब क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स जीरो सॉल्यूशन। और ये किसकी बात कर रहे हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन की। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट जीरो कर दो, तो डिटर्मिनेंट यहाँ से कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 माइनस के माइनस 1, 1 माइनस के माइनस 1, के माइनस 1 माइनस 1, के माइनस 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, के की वैल्यू मिल जाएगी +1 और -1। तो के की दो ऐसी वैल्यू है +1 और -1 जिसके लिए द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। तो देखो ये क्वेश्चन भी IIT का था। अगर हम बात करें KVS एग्जाम की, तो KVS में भी डायरेक्टली IIT, JEE या फिर जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टू उठा करके ऐसे ही रखे जाते हैं। तो सारे टीचिंग एग्जाम के लिए जितने भी IIT, JEE या जितनी भी इंजीनियरिंग एग्जाम के क्वेश्चन है वो सारे करना इंपॉर्टेंट है, और ये इंजीनियरिंग वालों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लग रही हो, शेयर भी करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।